Hello, my dear students. I शिवम राज वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ सवालों की ये सीरीज हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपके जेई मेंस और एडवांस के अंदर पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है, चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q, तीन चार्जेस दिए गए हैं, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फेयर। मतलब डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग। ये जो स्फेयर हैं ये कैसे हैं? नॉन कंडक्टिंग। देखिए, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको पता हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो तीन तरह के स्फेयर्स हम पढ़ते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, एक कंडक्टिंग स्फेयर और एक होती है स्फेरिकल शेल। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर किस किस तरीके से होता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के अपने वीडियोस के अंदर जा कर के उन चीज़ों को देख सकते हो। खैर, हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो स्फेयर 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियाई r/2, r एंड 2r, इनकी रेडियस भी दे रखी है आपको respectively as shown in figure. If the magnitude of the electric field at point P at a distance r from the center of the sphere 1, 2, 3 are E1, E2 and E3 respectively, then which one option is the correct one? बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सीक्वेंस क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर ज़्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा और सबसे कम किस में होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर डिस्टेंस पे ही यहाँ पे पूछा गया है, ये भी आर डिस्टेंस पे ही है पी पॉइंट, लेकिन यहाँ पे स्फेयर जो है उसकी रेडियस कितनी है? r/2 है। यहाँ पे पी पॉइंट जो है वो इसके सरफेस पे ही है, और यहाँ पे जो पी पॉइंट है वो इनसाइड है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। अगर स्फेरिकल शेल होता है तो वहाँ पे कैविटी जनरेट हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नहीं होने के कारण जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं E की वैल्यू क्या होगी। E इज इक्वल्स टू के, चार्ज कितना है? Q अपॉन सेपरेशन है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू आप जानते ही हो, फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर सेपरेशन पे ही पी पॉइंट है, लेकिन चार्ज इस बार क्या है? 2Q। यहाँ पे चार्ज था Q, यहाँ चार्ज है 2Q। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 2KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले स्फेयर के लिए। अब इस वाले स्फेयर के लिए देखते हैं, इनसाइड पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, लेकिन इस बार चार्ज कितना है? 4Q। तो E इज इक्वल्स टू के इंटू 4Q और सेपरेशन कितना है? R, तो आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4KQ अपॉन सेपरेशन आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, बट इसका जो सरफेस है वो कितनी डिस्टेंस पे है? 2r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका KQ अपॉन आर स्क्वायर। 4KQ अपॉन 4r स्क्वायर, दैट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी है? KQ अपॉन 2KQ अपॉन आर स्क्वायर की। उसके बाद
देखिए यहाँ पे अपन क्या डिज़ाइन करते हैं, एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो इस वाले स्फेयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आर डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी यही काम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इतना कंप्लीट स्फेयर कंटेन्स चार्ज, कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, 4Q, ठीक है। और कंप्लीट स्फेयर के अंदर कितना आता है, 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर 4Q। तो यूनिट एरिया विल कंटेन 4Q अपॉन 4 पाई इंटू 4R स्क्वायर एंड 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, R रेडियस का ये जो स्फेयर है ये कितना कंटेन करेगा, इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज Q, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे अपने पास दिया गया है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर इंटीरियर पॉइंट P। तो इसके अंदर ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना चार्ज कंटेन करेगा, उस चार्ज के को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई R³ वॉल्यूम विल कंटेन चार्ज 4Q। ये तो दिया गया है कि इस पूरे के पूरे स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 4Q। तो यूनिट वॉल्यूम विल कंटेन 4Q अपॉन 4/3 R³। यहाँ पे R जो है वो 2R के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन लेंगे 2R³ विल कंटेन इतना। तो यूनिट विल कंटेन 4/3 पाई 8R³ एंड हमें तो केवल इतना सा रीजन चाहिए, ये वाला रीजन कंटेन करेगा, यानी कि 4/3 पाई R³ विल कंटेन 4Q अपॉन 4/3 पाई 8R³ इंटू 4/3 पाई R³ 4/3 पाई R³ से 4/3 पाई R³ कैंसिल, और ये हो जाएगा Q/2। तो इस वाले स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q/2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कि Q/2 अपॉन R स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा KQ अपॉन 2R स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2KQ/R स्क्वायर है, उसके बाद KQ/R स्क्वायर E1 का, एंड देन KQ/2R स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल q, 2 चार्ज दिए गए हैं, उनका वैल्यू दिया गया है आपको स्मॉल q, और पोजीशनिंग भी दे रखी है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है तो ए पे और
माइनस ए पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये भी ए सेपरेशन है, ये भी ए सेपरेशन है। तो मुझे बताइए कि क्या ये डायपोल है, बताओ हाँ या ना। नहीं, ये डायपोल नहीं है, क्योंकि डायपोल की डेफिनेशन कहती है कि टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, तब ये डायपोल होता। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनका नेचर जो है वो भी सेम है, तो ये डायपोल तो नहीं है। खैर, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज q इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई टू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया है, मतलब एक पार्टिकल रख दिया गया है जिसके ऊपर चार्ज है q बाई टू, ठीक है। इफ द चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग इसको स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया गया है, और ये y जो है ये a के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, ठीक है। अलोंग द y एक्सिस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको यहाँ पे पूछा है नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के फॉर्मेट में। y के वैल्यूज़ हम इंक्रीज करेंगे तो नेट फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्यू बाई टू चार्ज मान लेते हैं, शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है। तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, दोनों लाइक चार्जेज हैं, तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा तो ये वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये एंगल है अपना थीटा, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं अपन। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो एफ ए की डायरेक्शन ये होगी, एफ बी की डायरेक्शन ये होगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसको लिख सकते हैं हम एफ ए कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ ए साइन थीटा। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से एफ बी का अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा जेड एंगल से, या फिर ये कह सकते हो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो यहाँ पे एफ बी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो एफ ए और एफ बी दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही के केस में जो चार्ज है वो Q और Q बाई टू है। यहाँ पे Q बाई टू चार्ज है तो Q और Q बाई टू है। इस वाले पेयर के लिए भी Q और Q बाई टू। ये A है, ये Y सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला सेपरेशन भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन भी सेम, दोनों चार्जेस भी सेम, तो वहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड और एंगल सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो कॉस कंपोनेंट हैं दोनों ही फोर्सेस के, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमें यहाँ पे एफ नेट जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा, यानी एफ ए और एफ बी के साइन कंपोनेंट जो है हमें मिलेंगे। एफ ए एफ बी इक्वल है, से दिस इज एफ, ठीक है। तो ये एफ साइन थीटा टू एफ साइन थीटा हो जाएगा, और एफ की वैल्यू भी अब कैलकुलेट करने का वक्त आ गया है। एफ हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाला टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा। तो ये टू से टू एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है y और हाइपोटेनियस ये है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एफ नेट की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर। यहाँ पे देखो सिंगल पावर है
और यहाँ पे हाफ पावर है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर 3/2 एंड साइन यहाँ पे y की वैल्यू y ही रखेंगे। एक स्पेशल केस यहाँ पे दिया हुआ है y इज वेरी वेरी लेस देन a, तो यहाँ पे इस y को a के कंपेरेटिवली नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KQ² / A³ × y, ये हो जाएगा आपका F नेट। तो फाइनली आप लिख सकते हो F नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये दोनों ही सवाल समझ में आए होंगे। एक जेई मेन में पूछा गया है और इससे पहले वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन था। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है और बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाए। आगे देखिए, कई बार क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस ऑफ 20 microcoulomb and 30 microcoulomb are placed 50 millimeter apart. Find the point between them where the net electric field is zero. Where the net electric field is zero. आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो? ज़ीरो हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए आपको दिया गया है टू चार्जेस 20 एंड 30 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे अपने पास है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है 30 माइक्रोकूलम और इनके बीच का सेपरेशन है 50 mm। 50 mm। तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है। तो अगर यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P है A और B के बीच में, जो A से X सेपरेशन पे है, तो यहाँ हो जाएगा 50 - X mm में। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तभी वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ई ए विल बी इक्वल्स टू के क्यू, क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम अपॉन x², और ई बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी k × 30 माइक्रोकूलम अपॉन 50 - x का होल स्क्वायर। mm का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई ए इक्वल्स टू ई बी। इसी तरीके से लिखोगे, ई ए की वैल्यू है k × 20 माइक्रोकूलम अपॉन x², और ये हो जाएगा k × 30 माइक्रोकूलम इंटू 50 - x का होल स्क्वायर। ये mm में था, mm का स्क्वायर 10⁻⁻6, यहाँ पे भी 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल ही होना है, माइक्रो से माइक्रो और के से के। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20/x² इक्वल टू 30/50 - x का होल स्क्वायर। 2 से 2 सॉरी 1 0 से 1 0। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये वैल्यू आएगी 2/x² इज इक्वल्स टू 3/50 - x का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 50 का स्क्वायर
2500 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2500। ये जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप धराचार्य मेथड से सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी -b माइनस 100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2500 2500 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आए वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, और देखो क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me दिया गया है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑब्वियस सी बात है। इनिशियली एट रेस्ट moves through a certain distance in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है इन टाइम t1 टाइम के दौरान। अ प्रोटॉन ऑफ मास mp, आगे दिया गया है प्रोटॉन ऑफ मास mp also initially at rest takes t2 time to move through an equal distance in uniform electric field। उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये t2 टाइम लेता है। neglecting the effect of gravity the ratio t1 upon t2 is nearly equal to, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है mp अपॉन me पावर 1/2, ऑप्शन सी इज me अपॉन mp पावर 1/2 एंड ऑप्शन डी इज 1836। बताइए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। दिया गया है आपको एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me, इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 टाइम में। इसी तरीके से प्रोटॉन जिसका मास mp है ऑल्सो वो भी इनिशियली रेस्ट पे था और वो कितने डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, यानी दोनों के ही बीच में आपको डिस्टेंस इक्वल मिल गई है, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
इनिशियली रेस्ट है तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ए ई इंटू टी ई स्क्वायर, और प्रोटॉन के लिए हाफ ए पी इंटू टी पी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी राइट हैंड टर्म भी इक्वल होगी, हाफ ए पी टी पी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टाइम का रेशियो पूछा है, यानी कि हाफ से हाफ गया, यहाँ पे आपको टाइम टी ई अपॉन टी पी इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए ई। तो यहाँ पे अगर मैं टी ई अपॉन टी पी निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये जो है ए पी एसेलरेशन है, एसेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन है उसके लिए फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, अगर मास हम कांस्टेंट रीड करें, मास कांस्टेंट है उस केस में F इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हो। तो प्रोटॉन के केस के लिए एफ पी एम पी ए पी, तो ए पी की जो वैल्यू है वो एफ पी अपॉन एम पी हो जाएगा, सेम एज ए ई जो है वो हो जाएगा एफ ई अपॉन एम ई। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टी ई अपॉन टी पी विल बी इक्वल्स टू एफ, ए पी की वैल्यू है एफ पी अपॉन एम पी और ए ई की वैल्यू है एफ ई अपॉन एम ई एंड इट्स पावर 1/2। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल फोर्स जो है वो फेस करते हैं, तो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम ई अपॉन एम पी इट्स पावर 1/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे T1 अपॉन T2, अगर T2 अपॉन T1 कई बार उल्टा भी पूछ लेता है तो ऑपोजिट हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। T2/T1 पूछेगा, T1/T2 है तो ये ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए जेई एडवांस 2014 में, 2004 में, 2013 जेई मेंस, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो है प्लेलिस्ट ये स्टार्ट किया है। तो जेई में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं टॉपिक्स वाइज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये वाले वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो पा रही हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, आपका फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप जो है वो तैयार हो चुका है और उसके अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।